हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की दृष्टि 2021। तो गाइज, ये क्या है? करंट अफेयर्स की बुक है जो 20 सितंबर 2020 से जो है स्टार्ट हुई है और सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक के लिए है। गाइज, हमारा जो पार्ट चल रहा है सेकंड पार्ट है जो कि है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और इसमें अब जो ये इस बुक का है ये पार्ट 7 है। गाइज, इसमें हमने एक कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय मतलब अब इस वाले वीडियो में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम कर चुके हैं, इसी का एक पार्ट था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो हो चुका है गाइस। आज चौथा दिन है, ठीक है। हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है? 12 दिन में। तो ये है 4th डे की सेकंड वीडियो है। हमने कहा एक दिन में 2 वीडियोज़ आएंगी। चलिए गाइस, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या है यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस एक बार, ठीक है। राष्ट्रीय परिदृश्य हम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद विधिक परिदृश्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए ए में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण जो हम अब करेंगे। कैसे ये 2 पार्ट में 2 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा बिकॉज ये बहुत ही बड़ा है। फिर उसके बाद हम बाकी का करेंगे। उसके बाद है आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद है आपका वैज्ञानिक परिदृश्य, देन आपका है उत्तर प्रदेश विशेष, फिर आपकी है संक्षिप्तियाँ, और इसी में है खेल परिदृश्य। तो गाइस ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को करा करिए लाइक, ठीक है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। तो गई यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। तो सर्वप्रथम वर्ष 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2000 मतलब इसको क्या है 2007 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था और 2020 तक प्रति वर्ष इस सूचकांक का प्रकाशन क्या लिखा है यहाँ पे? कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और वर्ष 2021 में ये जो सूचकांक है उसका प्रकाशन WIPO द्वारा क्या लिखा है यहाँ पे? पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ विभिन्न कॉरपोरेट्स एंड एकेडमी नेटवर्क भागीदारी और GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII में भी सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट भागीदार के रूप में शामिल है। अब यहाँ हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया। ये इसका कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। और इस संस्करण में क्या है? नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर लिखा है वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, ये है। और इस सूचकांक में विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के उनके नवाचार पारितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जो है 18 विभिन्न संकेतकों के आधार पर की गई है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष जो है आपका फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर हम बात करें तो 3 वर्षों से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका एंड UK शीर्ष पाँच मतलब जो शीर्ष 5 स्थान है उसमें रहे। जबकि 2021 में क्या हुआ? पहली बार दक्षिण कोरिया शीर्ष 5 में आ गया गाइस, ठीक है। तो कौन कौन से थे पहले? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, UK। अब दक्षिण कोरिया भी इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि वैश्विक स्तर पर चीन एकमात्र ऐसा क्या है मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है जो शीर्ष 30 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। कितने? शीर्ष 30 में। फिर लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2015 से भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। अब 2020 की बात करें, इसकी मतलब सूचकांक 2020 की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो है 48 को पहली बार जो है शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है भारत भी। क्या रैंक है? 48। फिर उसके लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ 46वें स्थान पर है 2021 में, ठीक है। 2020 में कितना था? 48। 2021 में कितना हो गया? 46 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है मध्य एंड दक्षिण एशिया के में जो है भारत शीर्ष नवाचारी देश हो गया। और निम्न मध्य आय समूह के देशों में भारत को दूसरी रैंक मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? वियतनाम है। और फिर है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई शीर्ष 10 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को क्या लिखा है? अंगोला 132वीं रैंक, अंगोला को 132वीं रैंक यानी कि सबसे लास्ट में कौन है? अंगोला है। तो गैस यहाँ पे लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 10 देश को देख लेते हैं। तो गैस फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन है, अमेरिका है, UK है, दक्षिण कोरिया है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, सिंगापुर, डेनमार्क एंड जर्मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th नंबर पे देखिए दक्षिण कोरिया स्टार्टिंग है। 5 कौन कौन से है? स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका, UK एंड दक्षिण कोरिया है। चलिए
अब यहाँ पे देखेंगे हम ब्रिक्स देशों की सूची अगर देखी जाए तो सबसे ऊपर यानी कि 56वीं रैंक पे कौन है, आपका ब्राज़ील है। देन आपका रशिया 45th रैंक पे है, और उसके बाद है आपका गाइस भारत का दे रखा है 46 पे है, और चीन 12वें नंबर पे है, और दक्षिण अफ्रीका जो है आपका तो दक्षिण अफ्रीका है आपका 61 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम 100 सूची 2021। तो इसमें लिखा है टाइम 100 विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक सूची है। ये एक वार्षिक सूची है और अमेरिकी पत्रिका क्या टाइम द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो अमेरिकी शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों के माध्यम से विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ये सूची जो है सर्वप्रथम 1991 में प्रकाशित की गई थी सबसे पहले, और इसमें 6 अलग अलग क्षेत्रों से लोग शामिल होते हैं। तो गाइस कौन कौन से लिखा है, आइकन, पोयनियर, फिर है टाइटन, फिर है ऑस्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो एक पेज हो गया हमारा कंप्लीट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो लिखा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची टाइम पत्रिका द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी की गई है। 2021 की टाइम 100 सूची में 3 भारतीय यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आपके मुख्य कार्यकारी हैं जिनका नाम है अदान पूनावाला, तो वो हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है। अब टाइम पत्रिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल करते हुए आज़ादी के बाद 74 वर्षों में पूर्व जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ भारत के तीसरे महत्वपूर्ण नेता में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है नेतृत्वकर्ता श्रेणी के अंतर्गत क्या है शामिल कुछ अन्य प्रमुख लोगों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के जो राष्ट्रपति है आपके शी जिनपिंग, और फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि कमला हैरिस, और फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये उल्लेखनीय है। फिर लिखा है सूची में तालिबानी नेता क्या नाम है, अब्दुल गनी बरादर को भी करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शामिल किया गया है। फिर टाइम सूची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय राजनीति में एक उग्र चेहरे के रूप में अभिव्यक्त करती है, और जो किसी की पत्नी, बेटी, माँ के रूप में नहीं बल्कि स्वतः की पहचान से जानी जाती हैं। फिर लिखा है अदान पूनावाला, तो इनको क्या है इस सूची में अग्रदूत, ठीक है, के रूप में जो है स्थान मिला है। टाइम के अनुसार पूनावाला जो है विश्व में टीका संबंधी असमानता को कम कर सकते हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी में शामिल हो गई है, ठीक है गाइस, क्योंकि कोविड-19 का जो टीका है वो यहाँ पे बना है। गौरतलब है कि टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में मुख्य पृष्ठपोषण आइकॉन श्रेणी के तहत ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स, प्रिंस हेनरी और क्या है मेगन को स्थान दिया गया है। गाइस यहाँ पे लिखा है त्रिपक्षीय रक्षा समझौती ऑकुस AUKUS, ओके। तो यहाँ लिखा वर्ष 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका USA के बीच हुई संधि यानी कि ANZUS की 70वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, देखिए ए से ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA ने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी पहल क्या ओकुस को शुरू करने की उद्घोषणा की है। तो स्मरणीय तथ्यों में देखो 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन पहल की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री आपके हैं बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन ने की है। तो ये पहल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा होने के साथ साथ क्या 18 माह प्रोजेक्ट भी है। फिर 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का निर्माण करना। इस पनडुब्बी का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा। अब गाइस आपका काम क्या है, आप मैप खोलिए, ऑस्ट्रेलिया खोलिए और ऑस्ट्रेलिया में देखिए एडिलेड कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा है दायित्व है कि वर्ष 1968 में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियार की अप्रसार संधि यानी कि NPT पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। वह उपयुक्त के अतिरिक्त यह साझेदारी पहल जो है आपका साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक और फिर है अंततः समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगी।
फिर आगे लिखा है व्हाइट हाउस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये साझेदारी पहल भविष्य में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे परंपरागत साझेदारों के अतिरिक्त भारत, वियतनाम जैसे नए सहयोगी एंड क्वाड जैसे नए संगठन के साथ भी अपने संबंध को मजबूत करेगी। फिर नेक्स्ट है गाइज आपका टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। तो इसमें लिखा है 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की है और इसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 17 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालय की रैंकिंग तैयार की गई। तो 5 क्षेत्र कौन से हैं? एक तो हो गया आपका शिक्षण, फिर हो गया शोध, फिर आपका हो गया उद्धरण, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो गया, फिर देन उद्योग आय हो गया। ठीक है, इंडस्ट्री इनकम। फिर गाइस यहाँ पे स्मरणीय तथ्यों में देखो तो वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देश और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो लिखा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। तो गाइस ये भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जबकि गत वर्ष कितने 60 थी भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था, अब कितना है 71, यानी कि कुछ 8 संस्थान बढ़ गए हैं। तो हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान जो है शीर्ष 300 में नहीं है। चलिए, तो भारतीय संस्थानों में क्या है, भारतीय विज्ञान मतलब IISc मतलब बेंगलुरु को क्या है सर्वोच्च रैंक प्राप्त है। ठीक है, मतलब यानी कि आपके भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। फिर इसमें क्या है 301 से लेकर 350 रैंक समूह में रखा गया है इसको। ठीक है, भारतीय संस्थान में IIT रोपड़ द्वितीय स्थान पर है। फिर गाइस आगे तो दोस्तों आगे लिखा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि यूके में। देन आपका है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपका USA में है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपकी UK में है। फिर है मैसाचुसेट्स। गाइस आगे के आप देख लीजिए 5, तो गाइस यहाँ पे 5 पे 2 हैं। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका USA में है और फिर है प्रिंसटन विश्वविद्यालय USA में, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले आपका USA में है, येल विश्वविद्यालय USA और शिकागो विश्वविद्यालय USA। शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में 8 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पे लिखा है भारतीय संस्थान में अगर हम देखें तो वैसे यहाँ पे लिखा है एक आपका सबसे टॉप पे जो है आपका वो ये वाला है भारतीय विज्ञान संस्थान, कहाँ पे, कर्नाटका में है। फिर इसके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़ आपका पंजाब का। फिर लिखा है आपका JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आपका कहाँ है, मैसूर कर्नाटका में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि IIT इंदौर मध्य प्रदेश। फिर है अलगप्पा विश्वविद्यालय तमिलनाडु और ये दोनों इसी के बीच में आते हैं 501 से 601 के बीच में। फिर है थापा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका पंजाब में। फिर आप नेक्स्ट आते हैं, यहाँ लिखा है हुरून ग्लोबल 500 सूची मतलब 500 सूची 2021 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून ग्लोबल 500 की सूची जारी करी गई। तो हुरून ग्लोबल 500 में क्या है, विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की ये सूची है। तो इस वर्ष की रैंकिंग जो है चीन के पूर्वी शहर यानी कि क्या लिखा है जियांगी संग के सहयोग से जारी की गई है और हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके क्या है बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जारी और गैर सूचीबद्ध कंपनियों को उनके मूल्य यानी कि वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखा है कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि अमेरिकी कंपनी यानी कि एप्पल विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है और उसका मूल्य कितना है 2.443 ट्रिलियन डॉलर है गाइस, इतनी तो हमारी इकॉनमी है। ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है बस। अब विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में जो है 243 कंपनियां जो है अमेरिका की हैं और इसके बाद जो है चीन की 47 और जापान की 30 कंपनियां शामिल हैं। अब बात करेंगे हम हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष 5 कंपनियों की बात करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है आप लिस्ट देख सकते हैं। तो एप्पल फर्स्ट नंबर पर है आपकी, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, क्यूपर्टिनो USA में आपका, और इसके जो CEO हैं वो है आपके टिम कुक। ठीक है, और गाइस इसमें मूल्य और इसका
मूल्य भी देख सकते हैं, बढ़ोतरी, कमी, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट सेकंड नंबर पे आती है, सत्य नडेला इसके सीईओ हैं, और रेडमोंड यूएसए में इसका मुख्यालय। फिर अमेजन थर्ड नंबर पे आती है, आपका जेफ बेजोस इसके क्या है सीईओ हैं, और ये सिएटल यूएसए में आती है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है अल्फ़ाबेट आपके सुंदर पिचई हैं, इसके जो सीईओ हैं। ये है माउंटेन व्यू यूएसए में आती है। और फेसबुक आ गया, मार्क जुकरबर्ग हो गए आपके मेनलो पार्क यूएसए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है 12 निजी कंपनियां, भारतीय कंपनियों ने विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह ली। तो इसमें लिखा है हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 9वें स्थान पे है। तो गाइस ये भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। फिर लिखा है हुरून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस जो इंडस्ट्री है वो आपका $188 बिलियन के साथ कौन से स्थान पे है? 57 पे है, और ये जो है भारतीय कंपनियों पे शीर्ष में। टाटा कंसल्टेंसी मतलब TCS जो है भारत में सेकंड नंबर पे, और HDFC तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियाँ हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है भारत द्वारा किगाली जो संशोधन का अनुसमर्थन। ठीक है, तो लिखा है ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ यानी कि ODS के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उपभोग को विनियमित करती है, और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये पहली संधि है जिसे सार्वभौमिक अनुसमर्थन यूनिवर्सल रेटिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अर्थात ये संधि जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र यानी कि 198 देश हैं जो आपका UN में है, और इसके द्वारा क्या है अनुसमर्थित है, यानी कि सभी ने इसको मतलब इसमें हस्ताक्षर किए होंगे। और इसमें लिखा है वर्ष 1987 में क्या है हस्ताक्षरित ये संधि जो है आपकी 1989 में क्या होती है लागू होती है। गाइस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली किसके लिए है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए एक समझौता किया गया है उसके लिए। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर के लिए। तो ये जो है अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन कौन सा है? किगाली संशोधन। ठीक है गाइस, अब ये संशोधन क्या होता है? जैसे कि जहाँ पे भी बैठक होती है ना उसके ना वहाँ पे कुछ नया होता है अगर, तो वो उस जगह के नाम से वो आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो सबसे लास्ट में हुआ होगा वो किगाली में हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली जो संशोधन को अंगीकृत किया है। तो किगाली कहाँ पे है गाइस? रवांडा। और रवांडा कहाँ है ये आप बताइए। तो रवांडा में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक अब 170 से अधिक देशों के मध्य इस प्रोटोकॉल में संशोधन पर सहमति बनी थी, अतः इसे किगाली समझौता मतलब संशोधन नाम दिया गया। ठीक है, किगाली संशोधन का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में यह है HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में क्या है चरणबद्ध कटौती करना, धीरे धीरे करके कटौती करना। तो 1 जनवरी 2019 में को जो है ये प्रभाव में आया था। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। कब? हमने कब दी? तो ये है आपका लिखा है 18 अगस्त 2021 को। तो उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 2022 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है पक्षकार बन गया, और तब से इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधन का अनुसमर्थन किया है। मतलब भारत कब आता है? 1992 में, और ये कब लागू हो जाता है? 19 देखिएगा इसे 87 में आया था। तो सॉरी 87 में हस्ताक्षरित हुआ है, लेकिन आया कब है आपका? 1989 में। और भारत ने इसमें हस्ताक्षर कब किए गाइस? तो भारत ने जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं वो 1992 में किए। तो भारत वर्ष 2032 में 4 चरणों में क्या करेगा? HFC जो है उसमें चरणबद्ध रूप से क्या करेगा? कटौती करेगा, पूरी तरह से 100% कटौती 2022 तक कर देगा। फिर इसके तहत वर्ष 2032 में 10% और 2000 मतलब यहाँ इसने कहा है कि मतलब यहाँ इससे शुरू हो रहा है, तो इसमें 10% और 2037 में 20% और 242 में आपका 30% और 2047 तक ये 85% की जो है संचयी कटौती प्रस्तावित है इसमें। ठीक है, अब है किगाली जो संशोधन है का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ विनियमन नियंत्रण नियम में संशोधन किया जाएगा। फिर लिखा है उल्लेखनीय कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची
के अनुसार सभी ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लक्ष्य को क्या है सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। अब यहाँ बात करेंगे हम गाइस HFC क्या होता है, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन होता क्या है। तो ये जो है आपका CFC जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर आपका HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन के गैर ओजोन अपक्षयकारी विकल्प के रूप में प्रचलित है। तो HFC का वर्तमान में एयर कंडीशनर कहाँ से आती है, एयर कंडीशनर यानी कि AC से, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल फोम आदि से, मतलब ये क्या होता है आदि में जो है इसका उपयोग होता है। तो हालांकि ये रसायन जो है समताप मंडलीय ओजोन के परत का अपक्षय नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो है उच्च वैश्विक तापन क्षमता यानी कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग आपका पोटेंशियल है वो होती है। मतलब ये डायरेक्ट तो ओजोन परत का को डिप्लीट नहीं करते हैं यानी कि ख़त्म नहीं करते, बट हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा ये सब भी होगा। ठीक है, अब लिखा है HFC की वैश्विक तापन क्षमता कितनी है आपकी, 12 से लेकर 14,000 तक है। तो किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देश HFC को नियंत्रित पदार्थ के सूची में शामिल करने तक पर सहमत हो गए और 2040 के दशक के अंत तक इसके उपयोग में जो है 80 से 85% तक की क्रमिक कटौती की जो समय सीमा को मंजूरी दी है। तो गाइस नेक्स्ट है आपका IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने संयुक्त रूप से वर्ष 1988 में IPCC की स्थापना की और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक आकलन करना और उसके अनुकूल तथा शमन हेतु उपाय सुझाना है। तो ध्यात है कि IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट जो है 2014 में प्रकाशित की गई है। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है, 9 अगस्त 2021 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC द्वारा अपने छठे आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया गया है और इसका शीर्षक क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो वैसे ये याद रखना आपको जरूरी है कि उसकी जो थीम है ना वो क्या थी। तो इसमें लिखा है उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के शेष 2 भाग वर्ष 2022 में जारी किए जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है पूर्व औद्योगिक युग के बाद से अब तक वैश्विक तापमान में जो है 1.01 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, यदि शीघ्र ही उत्सर्जन में कमी की उचित उपाय नहीं अपनाए गए तो अगले 2 दशकों यानी कि अगले 20 साल में पृथ्वी का तापमान जो है पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में कितना हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ज़्यादा। फिर लिखा है यहाँ तक कि IPCC द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है कि यदि कार्बन उत्सर्जन को को नहीं रोका गया तो अधिक उत्सर्जन की दशा में धरती की औसत तापमान जो है 2000 मतलब ये क्या है 2100 तक कितना हो जाएगा, 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कैसे बहुत ज़्यादा है, 2% तक का तो हमने 2 डिग्री सेल्सियस का तो लक्ष्य है और ये बढ़ेगा कितना 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अब इसने कहा है कि IPCC के अनुसार सदी के अंत तक भूमंडलीय मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.50 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर रोकना अभी भी क्या है संभव है। मतलब इसने कहा अभी तो हो सकता है अगर हम करें तो, यदि भी इसके लिए क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। तो IPCC के अनुसार पिछले दशक यानी कि आपका लिखा है 1,25,000 वर्ष में सबसे गर्म दशक था, पिछला वाला जो दशक था। अब इसने कहा वर्ष 2019 पिछले 2 मिलियन वर्षों में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वाला वर्ष रहा। दायित्व है कि 1750 ईस्वी से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में 47% और मीथेन के सांद्रण में 156% की वृद्धि हुई है। कैसे बहुत ज़्यादा है। और इसे लिखा है कि 2021 से लेकर 2020 के दशक में आर्कटिक सागर का औसत क्षेत्रफल अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब क्या है, आर्कटिक सागर में क्या हुआ कि जो वो क्या है और सिकुड़ गया है। तो वहीं वैश्विक समुद्री स्तर जो है माध्य भी जो है वर्ष 1900 के बाद तेजी से बढ़ा है। अब लिखा उल्लेखनीय है कि समुद्री जल स्तर में यह वृद्धि पिछले 300 वर्ष में सर्वाधिक हुई है। तो प्रस्तुत अब हम सोचेंगे यार 300 वर्ष बहुत ज़्यादा, तो कहती है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। प्रस्तुत रिपोर्ट ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से विगत 2000 वर्षों में जलवायु अत्यंत तेजी से गर्म हुई है और जिसके लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का बृहत उपयोग जिम्मेदार है। और उल्लेखनीय है कि धरती अपने कार्बन बजट की 86% मात्रा पहले ही समाप्त कर चुकी है।
ठीक है। तो दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि ये अपना मतलब कि बहुत ही गर्म हो चुका है। देखिएगा इसे, पहले क्या होता था कि सितंबर के बाद ठंड आने स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, और कब तक चलती थी, मार्च, हमारी होली तक जो है ठंड चलती ही रहती थी। होली में भी इनफैक्ट ठंड होती थी, लोग पानी से जल्दी खिला नहीं जाते थे। लेकिन आज आप देखेंगे ना, आज अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर में भी कोई ठंड नहीं है, नवंबर भी देखिएगा आपका कोई ठंड नहीं है, नहीं होगी, दिसंबर में होगी आपकी और जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो आपकी सर्दियों का मौसम है ना हमारे भारत में, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का रह गया। पहले कहाँ अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाती थी, ऑलमोस्ट अक्टूबर में भी होती थी, फिर सितंबर में भी, सॉरी अक्टूबर में होती थी, फिर देन नवंबर में भी होती थी, दिसंबर में भी, जनवरी में भी होती थी, फरवरी में भी होती थी, मार्च में भी होती थी, ठीक है। अभी हम 2 महीने पे आ गए हैं। 2 महीने भी अगर आप देखें तो 20 दिन से ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। तो इसमें लिखा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास से संबद्ध सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो गाइस याद रखिएगा कितने हैं, 15 से लेकर 29 वर्ष की उम्र में जो है वो युवा है। तो इसमें लिखा है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देश जो है शामिल हुए। राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देश इसमें शामिल हुए। तो लिखा है ये सूचकांक जो है युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है। देखिए कौन कौन सा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, फिर राजनीतिक एवं क्या लिखा है नागरिक भागीदारी, फिर है समानता एवं समावेशन एंड शांति सुरक्षा। फिर लिखा है उपयुक्त 6 क्षेत्रों को कितने संकेतकों में, 27 संकेतों में विभाजित किया गया है। और इसमें लिखा है 8 वर्षीय समय अवधि यानी कि 2010 से 18 के दौरान युवा विकास का मापन किया गया है, ठीक है। अब इसमें लिखा है 2020 के लिए, अब इसमें लिखा है कि विश्व युवा विकास सूचकांक 2020 के अंतर्गत देशों को 0 से 1 का स्कोर दिया गया है। तो 1 में क्या है, युवा विकास की अधिकतम संभावित स्तर को प्रकट किया गया है, ठीक है, 1 में। तो लिखा है कि 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों की युवा विकास की क्या लिखा है त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि विश्व भर में 2010 से लेकर 18 के मध्य युवाओं की स्थिति में 3.1% का सुधार हुआ है। तो गाइस यहाँ पे पहली बार क्या है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन आया है, सिंगापुर आया है। फिर है जो आपका चैड, तो युवा विकास के स्तर में न्यूनतम और वह इस सूचकांक में किस पे, अंतिम स्थान पे 181 पे है। अब इसने लिखा है कि 2010 से 18 की अवधि में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 देशों की अगर हम बात करें तो वैसे एक तो आगे अफगानिस्तान, फिर है भारत भी इसी में है, रशिया, इथियोपिया एंड यहाँ लिखा है बुर्किना फासो, ठीक है। तो गाइस आपका है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, 181 में 122 है, ठीक है। तो इसमें लिखा भारत मध्य युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विश्व युवा विकास सूचकांक 2020 10 शीर्ष देशों को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे सिंगापुर, देन स्लोवेनिया। तो गाइस बताइएगा स्लोवेनिया कहाँ पे है, नॉर्वे तो आप जानते होंगे, माल्टा भी देख के बताइएगा कहाँ पे है, डेनमार्क जानते होंगे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, देन लग्जमबर्ग बताइएगा कहाँ पे है, पुर्तगाल भी आप जानते होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है ब्रिक्स देशों में ब्रिक्स देशों में गैस ब्राज़ील की रैंकिंग है 116 है, रशिया की है 82, भारत की 122 एंड फिर आपकी चाइना है 62 और 131 पे है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो हम तो ठीक ठाक हैं गैस, ब्रिक्स देशों में 3rd नंबर पे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 3rd नंबर पे है गैस या 4th नंबर पे, 4th नंबर पे हम। तो इसमें लिखा है बांग्लादेश एवं कनाडा CDRI के नए सदस्य। तो इसमें आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन, राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है और ये गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों एवं संसाधनों के उपयोग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें लिखा है 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की और CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।
तो गाइस आगे लिखा है कि 5 अगस्त 2021 को बांग्लादेश और कनाडा CDRI के नए सदस्य बन गए और इस प्रकार अब CDRI के सदस्य देशों की जो संख्या हो गई है वो बढ़कर हो गई है 26। पहले कितनी थी गाइस 24, अभी हो गई है 26। अब लिखा है कि जो 26 देशों के अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें हैं। कौन कौन से वो 7 संगठन वो देख लेते हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और आपका विश्व बैंक समूह हो गया, आपका UNDP हो गया, आपदा जोखिम। गाइस एक चीज़ आप देखिएगा नेट पे, विश्व बैंक समूह क्यों लिखा है, ठीक है। फिर है आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। फिर लिखा है आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी क्षेत्र संगठन, और उसके बाद है जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन, देन यूरोपियन संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ। तो लिखती है कि CDRI 12 संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे गाइस। वो है आपके ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एंड UK। तो आई होप आप इन सब का जानते होंगे कि कौन सी कहाँ है। तो गाइस आपका इसमें क्या है, आपका काम है फिजी को ढूंढ के दिखाइए वर्ल्ड मैप में है कहाँ पे, मतलब ढूंढ के दिखाना नहीं है गाइस, खुद देखिए फिजी कहाँ पे है। इसमें लिखा है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। तो गाइस यहाँ लिखा है 15 जुलाई 2021 को काठमांडू यानी कि नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य क्या है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो ध्यान रखिए कि 29 जनवरी 2021 को क्या लिखा है SJVN लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा के माध्यम से यह परियोजना को हासिल किया था, इस परियोजना को। फिर इसकी जो क्षमता है वो कितनी है आपकी 679 मेगावाट है। तो इस परियोजना यह परियोजना नेपाल के कहाँ पे सांखुआ सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। गाइस आप एक ये बात बताइए कि जो नदियाँ भारत तक आ रही हैं नेपाल से, अधिकतर जो प्रोजेक्ट है उन नदियों पे नेपाल में ही क्यों बने हैं, ये सोचिएगा। अब यहाँ पे लिखा है LAHEP, ठीक है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का क्या है डाउन स्ट्रीम विस्तार है। तो इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। तो ये परियोजना जो है 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 3 HEP की जलधारा पर विकसित हुई है, और इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्या है प्रति वर्ष 2970 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। तो यह परियोजना SJVN को क्या है आपका बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है, तो आधार पर 25 वर्षों के लिए आवंटित की गई है, और अर्थात इस परियोजना के निर्माण, स्वामित्व, संचालन फिर है हस्तांतरण के लिए SJVN लिमिटेड उत्तरदायी होगी, ठीक है, मतलब इसका निर्माण भी ये करेगी, फिर इसका स्वामित्व भी इसका रहेगा, और संचालन हस्तांतरण भी करेगी। कब तक के लिए है गाइस 25 वर्षों के तक का है। और इसमें लिखा है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद SJVN को नेपाल में प्राप्त होने वाली ये दूसरी परियोजना है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में क्या निगमित क्या लिखा है SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उल्लेखनीय है कि SAPDC और SJVN के पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है, और मई 2018 में अरुण 3 परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, और ये नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश, यानी कि कितने 7,000 करोड़ रुपए का है अभी तक का सबसे बड़ा। तो साथ ही ये नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। अब गाइस आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो इस बॉक्स में देखिए लिखा है बांध सुरक्षा समझौता, यानी कि आपका ड्रिफ्ट सेकेंड। तो 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग एंड 10 राज्य यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक के साथ बांधों की सुरक्षा और सुधार के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, 18 अप्रैल 2012 को विश्व बैंक के सहयोग से बांध सुरक्षा और पुनर्वास परियोजना का प्रथम चरण यानी कि ड्रिफ्ट शुरू किया गया था। अब नवंबर 2020 में पूर्ण हुआ है। तो ये योजना देश के 10 राज्यों के 120 बांध पर लागू की गई है। परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय जल आयोग की होगी, और कार्यान्वयन के दौरान इस परियोजना के दायरे में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जा सकता है। बांधों की संख्या के संदर्भ में भारत जो है 5,334 बांध का विश्व में चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरा स्थान है। मतलब गाइस भारत आता है 3rd नंबर पे। यहाँ लिखा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत 2006 में हुई थी, और ये सूचकांक मतलब इसमें जो है 199
विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित की गई कि उन पासपोर्ट पर कितने देशों की यात्रा बिना वीज़ा के या बिना किसी पूर्व वीज़ा के हो सकती है। मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा देश है वो बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में जा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ बताएं। तो हम ये देखेंगे कि किस देश में ऐसे ऐसे पासपोर्ट्स हैं जो दूसरे देशों में दूसरे कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है इसमें आगे, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित। तो ये सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है। जैसे हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। ये सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, यानी कि 3 महीने में एक बार। फिर लिखा है इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, 6 जुलाई 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनले और पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 यानी कि QC जारी किया गया है। ये सूचकांक में जापान जो है पहले नंबर पे। अब देखिए क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है जो जापान है, जापान के पासपोर्ट आधार बिना, मतलब जापान की जो पासपोर्ट धारक जो है, ठीक है, जिनके पास भी पासपोर्ट है वो बिना वीज़ा के विश्व के 193 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हो गई खतरनाक बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें दे रखा है कि तो जापान फर्स्ट नंबर पे है, सिंगापुर सेकंड नंबर पे है, और उसके बाद शीर्ष देश बता रहे हैं ये, ठीक है। और जर्मनी थर्ड नंबर पे, दक्षिण कोरिया फोर्थ नंबर पे, फिनलैंड इटली आपका कितना थर्ड नंबर पे है, और जर्मनी भी थर्ड नंबर पे है। गैस इनके देश भी आप देख सकते हैं 191 है। फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एंड स्पेन, ये 190 देशों में बिना वीज़ा के जो जा सकते हैं। अब ब्रिक्स देशों में अगर हम बात करें तो उसमें गैस ब्राज़ील जो है 19th रैंक पे है, और इसका जो स्कोर है वो कितना 170, मतलब डेस्टिनेशंस पे बिना वीज़ा के जा सकते हैं। फिर रशिया जो है 119, एंड भारत जो है आपका 58 देशों मतलब डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका आपका 102, और चाइना है आपका 78। रैंकिंग भी आप देख सकते हैं गाइस। तो इसमें लिखा है भारत को वर्ष 2021 के सूचकांक में जो है 90वां जो है स्थान प्राप्त है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 90, ठीक है। अब इसमें लिखा है भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के विश्व के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। 58 डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं गाइस, ये बड़ी बात है। अब आप देखिएगा उसमें 58 में कौन कौन सी जगह आती है। चलिए, अब लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो लिखा है 17 जून 2021 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच यानी कि थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में 15वां संस्करण है, ठीक है। तो जो इसका पहला संस्करण आया था वो कब आया था, क्या 2007 में आया था। अब गाइस इसमें कितने देश हैं, 163 देश या क्षेत्र हैं, और वैश्विक जनसंख्या का कितना % भाग है इसमें, 99.7, ऑलमोस्ट 100% है। तो इस सूचकांक में क्या है, विश्व की शांति के स्तर का मापन जो है 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया गया है। तो इसमें 3 विस्तृत विषय हैं, कौन कौन से हैं, समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, दूसरा है घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, फिर आपका है गाइस नेक्स्ट सैन्यीकरण का स्तर। तो लिखा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार आइसलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। 2008 में ही सूचकांक में शीर्ष पर बना है, मतलब 2008 से ही आइसलैंड क्या है फर्स्ट नंबर पे है, और आज भी ये फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक है। अब इसमें लगातार चौथी बार अफगानिस्तान जो है सबसे अशांत देश है गाइस, कौन सा है, लगातार चौथी बार अफगानिस्तान। फिर इसमें लिखा है कि अगर हम भारत की बात करें तो हम कौन से नंबर पे आते हैं, 163वें नंबर पे आते हैं। तो खतरनाक बात देखिए इसमें कितने क्या है। तो वैसे इसमें खतरनाक बात ये है कि इसमें देश कितने हैं टोटल, 163। तो अब यहाँ लिखा है गाइस तो भारत जो है आपका 135वें स्थान पे, 163 देशों में 135वें स्थान पर है। तो गाइस हमारा जो हिसाब है बहुत ही ख़राब है, ठीक है। अब लिखा है भूटान जो है 22वीं रैंकिंग पे, देखिए भूटान कितना सही जा रहा है। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है भूटान। फिर लिखा है आपका IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। तो लिखा है ये जो है आपका 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 जारी की गई। ज्ञातव्य है कि विश्व जो ये भी है आपकी WC रैंकिंग जो है आपकी वर्ष 1989 में प्रकाशित
एक वर्षीय पुस्तक यानी कि ईयर बुक है, और इसे IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा क्या है संकलित किया जाता है। और इस वर्ष रैंकिंग में तो कितने मानदंड है गाइस, 334 के आधार पर विश्व के 64 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया। कितने, 64 का। तो गाइस इसमें क्या है, तो इसमें लिखा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग चार कारकों के आधार पर देश की समृद्धि और क्या प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है। कौन से वो 4 कारक हैं गाइस, एक तो हो गया आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो गया, एक हो गया गवर्नेंस एफिशिएंसी मतलब सरकारी दक्षता हो गई आपका, फिर हो गया व्यवहारिक दक्षता, फिर है आधारभूत संरचना हो गई। ठीक है, यानी कि आपका क्या क्या है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, पहली बार। ठीक है, तो शीर्ष 5 देश देखते हैं गाइस। तो इसमें है स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे, स्वीडन आपका सेकंड नंबर पे है, डेनमार्क आपका सेकंड नंबर पे है, नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है गाइस यूरोप में है, स्वीडन आपका यूरोप में है, डेनमार्क आपका यूरोप में है। ठीक है, नीदरलैंड आपका यूरोप में है, सिंगापुर यूरोप में नहीं है। तो गाइस ये आपका एशिया में है। ठीक है, बाकी जो 4 हैं वो आपके चारों के चारों कहाँ से मिलेंगे, यूरोप से मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में विश्व जो ब्रिक्स देश की बात करेंगे आज, तो ब्राज़ील की रैंकिंग है आपकी सबसे अच्छी रैंकिंग इनमें किसकी है, सबसे पहले देखते हैं। चाइना सबसे अच्छी रैंकिंग पे है यानी कि 16वीं पे है, और उसके बाद आपकी आती है 43rd पे आपका भारत है, मतलब सेकंड नंबर पे भारत आ जा रहा है, 45th पे आपका रशिया आ जा रहा है, फिर आपका ब्राज़ील आ जा रहा है 57 पे, एंड फिर आपका आ रहा है 62 पे दक्षिण कोरिया। तो इसमें लिखा है भारत का लिख रखा है, वो हम देख चुके हैं। एशिया प्रशांत देशों में के संदर्भ में क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, 12वीं है। एशिया प्रशांत देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ष 2004 में वार्षिक रूप से जारी की जाती है। मतलब कब से करी जा रही है, 2004 से करी जा रही है। तो इसमें लिखा है 8 जून 2021 को ब्रिक्स कंपनी क्वार्करली साइमंड्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। और इस रैंकिंग में क्या लिखा है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है रैंकिंग में। जो IIT आपकी बॉम्बे है 177वें स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें लिखा है कि इस रैंकिंग के वैश्विक स्तर पर 1300 संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। कितने को, 1300। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे अभी हमने देखा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका उसका जो स्कोर है 100 है पूरा, अमेरिका की है आपकी। 2022 में इसकी रैंक थी 1 और 2021 में भी इसकी रैंक है 1। और उसके बाद आपका है सेकंड नंबर पे आपका आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK का नंबर आता है, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय आता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय आता है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आपका कौन सा है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फर्स्ट एक आ गया, दूसरा आपका जो 11वीं रैंक है जिसकी, और दूसरा है नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, ये भी सिंगापुर का है, 12वीं रैंक पे है ये। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के कितने संस्थान हैं गाइस, 35। तो इसमें लिखा है, इसमें क्या है, 3 भारतीय विश्वविद्यालय ये था, कौन कौन से, IIT बॉम्बे क्या रैंकिंग है, 177। ठीक है, और टोटल कितने की गई है गाइस, तो इसमें लिखा है सेकंड नंबर पे भारत की है IIT दिल्ली 185 पे है, और फिर उसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186 पर है। ठीक है, और ये तीनों 200 के अंदर आती हैं। टोटल कितनी करी गई है, कितनों को रैंकिंग दी गई है, 1300 को। तो लिखा है मतलब ये वाली जो है आपकी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को अनुसंधान के मामले में विश्व में सर्वोत्तम स्थान मिला है। तो गाइस ये बड़ी बात है। IIT मद्रास जो है 255 पे है, IIT कानपुर 277 पे है, IIT खड़गपुर आपकी 280 पे है, IIT गुवाहाटी आपकी 394वीं रैंक पे है, और IIT रुड़की 400वें पे है। तो काफ़ी है। फिर लिखा है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2020। तो लिखा है कि 26 अप्रैल 2021 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ
2020 नामक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के चलते विश्व की जीडीपी लगभग 4.4% घट गई, तो वैश्विक सैन्य व्यय लगभग जो है 2 पॉइंट मतलब ये बढ़ गया, देखिए 2.6% जो है बढ़ गया। लिखा है 2020 में विश्व सैन्य व्यय 1981 बिलियन डॉलर था, ठीक है 20 में, और जिसमें जो है 2019 की तुलना में 2.6% की वृद्धि देखी गई है। तो 2020 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना है आपका 2.4% है, ठीक है। अब लिखा है वर्ष 2020 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 5 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो गाइस सबसे टॉप पे आता है अमेरिका का नाम, देन चाइना है, भारत है, रूस है और यूनाइटेड किंगडम है। तो लिखा है ये 5 देशों की वर्ष 2020 में वैश्विक सैन्य व्यय के 62% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। ये मतलब जो भी सैन्य व्यय हुआ उसका 62% तो इन्हीं 5 देशों ने किया है, ठीक है। रैंकिंग आप देख लीजिएगा गाइस, अमेरिका, चीन, भारत, रशिया, यूनाइटेड किंगडम है। और इसमें व्यय जो है आपका बिलियन अमेरिकी डॉलर में दे रखा है, तो इसमें भारत भी आता है गाइस, अच्छा खासा नंबर है भारत का भी। हालांकि सबसे ज़्यादा खर्चा देखिए किसने किया है, 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका ने किया है, 252 चाइना का है और 72 हमारे भारत का है और रशिया का 61 है और यूनाइटेड किंगडम क्या है आपका 59 है। फिर लिखा है सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारतवर्ष 2020 में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। अब वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में लगातार जो है 2.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, वर्ष 2020 में भारत का कुल सैन्य व्यय कितना है आपका 72 बिलियन डॉलर, 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि विश्व के कुल सैन्य व्यय का लगभग 3.7% है। तो वर्ष 2020 में भारत का सैन्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना था आपका 2.9% था, ठीक है। तो इसमें लिखा है मृत्युदंड पर क्या लिखा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तो गाइस इसमें लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष विश्व में मृत्यु दंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। वर्ष 1977 में जब इस संगठन में मृत्यु दर को समाप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए थे, तब मात्र जो 16 देश ने ही सभी अपराधों हेतु मौत की सजा को क्या करा, पूर्णतः समाप्त कर दिया था। आज ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 108 पहुंच गई है। मतलब पहले 16 देश थे जिन्होंने मृत्युदंड खत्म किया था, अब हो गए 108। तो जनवरी से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित क्या लिखा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट जो है 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई और 2020 में जो है चैड ने मृत्यु दंड को क्या करा था, समाप्त किया था मई 2020 में। अब बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जो है वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा का क्रियान्वित किया गया है। कितने, 18 देशों के द्वारा। तो 2020 में के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब 144 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब तक कितने, 144 देश। तब यहाँ लिखा है जहाँ वर्ष 2019 में 657 से अधिक लोगों पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया था। 19 कब तक का है गए इसमें, 2019 में, ठीक है। फिर 2020 में ये संख्या कितनी हो गई, 483 प्लस है, ठीक है, यानी कि 19 से कम है, इनफैक्ट 2019 से कम है। ज्ञातव्य है कि इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं है, लोग चीन के आंकड़े ही नहीं है, जहां प्रति वर्ष यह हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है। इसका मतलब 2020 में भी अच्छा खासा नंबर होगा गाइस, क्योंकि चाइना का इसमें है ही नहीं। परंतु क्या लिखा है, आधिकारिक रूप से इनकी संख्या गुप्त रखी जाती है। फिर भी वर्ष 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड की संख्या चीन में मानी गई है। सबसे ज़्यादा कहाँ, चीन में। तो 2020 में सर्वाधिक यानी कि 246 प्लस मृत्यु कहाँ, ईरान में क्रियान्वित की गई है मृत्युदंड, ठीक है। मिस्र में है 107, इराक में है 45 प्लस, सऊदी अरब में है आपका 27, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तो 17 मृत्युदंड ऐसी ये वाली सज़ा मिली हुई है। और 2020 में मृत्युदंड की सज़ा सुनने की दृष्टि से शीर्ष 5 देश यानी कि चीन को छोड़ दिया जाए तो येमेन है सबसे ज़्यादा, फिर येमेन फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर देन सेकंड नंबर पे है मिस्र, थर्ड नंबर पे है जाम्बिया, फोर्थ नंबर इंडोनेशिया एंड फिफ्थ नंबर पे आपका गाइस बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है वर्ष 2016, वर्ष 16 से लेकर 2019 तक क्या है, भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अब क्या हुआ, 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा हुई थी। तो गाइस यहाँ पे हो गया, देखिए। फिर उसके बाद लिखा है 2020 में भारत में 77 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। चलिए यहाँ लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021।
तो ये 2002 से प्रतिवर्ष जो है फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट क्या लिखा है बोर्ड्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और ये सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पे बात चल रही है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यहाँ लिखा है 20 अप्रैल 2021 को रिपोर्टर्स विदाउट क्या लिखा है बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 प्रकाशित की गई है। तो इसमें नॉर्वे लगातार 5वीं बार जो है शीर्ष स्थान पर रहा है गाइस। फिर आपका लिखा है कि प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से यूरोप एंड अमेरिकी क्षेत्र सर्वाधिक अनुकूल महाद्वीप हैं, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पे आता है, 142वें स्थान पे आता है। ठीक है गाइस, और देश कितने हैं हमारे पास, 180, और हम आते हैं 142, मतलब हाल इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, भारत की रैंकिंग दे रखी है। अब इसमें लिखा है जो गाइस विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, तो आपकी रैंक के हिसाब से देखिए, दक्षिण अफ्रीका 22वें, ब्राज़ील 121, तो उसके बाद है भारत आपका 142वें रैंक पे आता है, रशिया आपका 158 पे आता है, चाइना 170, ये ब्रिक्स देश हैं, 177 पे चाइना है। अब लिखा है वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2020, तो 31 मार्च 2021 को वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा 15वीं वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट की पहली बार मतलब इसे 2006 में से जारी किया गया था सबसे पहली बार, और इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना। तो गाइस इसमें भारत का स्थान तो आप अभी भी जान सकते हैं, इसका टॉपिक पड़ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है गाइस, थोड़ा सा फेड है ये, फोटो क्लियर नहीं है गाइस, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। इसमें लिखा वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों के आधार पर जो है विभिन्न देशों के व्यापक लैंगिक अंतराल की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। तो कौन कौन से हैं वो आयाम, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता यानी कि हेल्थ एंड सर्वाइवल, और फिर उसके बाद है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसमें कितने देश को शामिल किया गया, 156 में को करा गया। तो रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर कितना है, 67.7% है। तो इसमें लिखा है इस वर्ष की रिपोर्ट में पहली बार 3 नए देशों को शामिल किया गया। कौन कौन से, अफगानिस्तान है, गुयाना है और नाइजर है। ठीक है, अब बताइएगा इसमें गुयाना का है और नाइजर का है, अफगानिस्तान तो आप लोग जानते होंगे। इसमें लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश जो है पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। आइसलैंड 12वीं बार जो है आपका किस पे है, समानता में, मतलब लैंगिक समानता में फर्स्ट नंबर पे है। तो देखिएगा इस फर्स्ट मतलब टॉप के 5 देश जो समानता लैंगिक समानता पे टॉप 5 पे हैं, तो आपका है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे नॉर्वे, देन न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। तो देखिएगा इस आइसलैंड कहाँ पे है आप जानते होंगे, फिनलैंड आपका यूरोप में मिलेगा, नॉर्वे यूरोप में मिलेगा, न्यूजीलैंड आपको इधर मिलेगा, स्वीडन आपको यूरोप में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन कौन कर रहा है, तो सबसे खराब कर रहा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अब तो हालात आप जानते ही हैं। ठीक है, 155th रैंक पे यमन एंड देन इराक। अब इसमें लगा भारत की रैंकिंग जो है 28 स्थानों की गिरावट हुई है, गिरावट हो गई है, तो हम पहुंच गए 140वें स्थान पे। 2020 में हम 128 माइनस कर दीजिए 140 में वहाँ थे, अभी हम कहाँ हैं 140वें पे आ गए। अब लिखा है वर्ष 2020 में 153 देशों की सूची में भारत जो है आपका 112वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भारत दक्षिण एशिया में। तो दोस्तों एक मिनट, तो दोस्तों 2020 और 21 का हमने देख लिया भारत का। 2021 में है 140 और 2020 में 112। तो भारत जो है दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है, मतलब सबसे खराब तो पाकिस्तान का है, देन अफगानिस्तान, फिर उसके बाद नहीं अफगानिस्तान का सबसे खराब है और पाकिस्तान भी खराब है, और थर्ड नंबर पे हमारा खराब है। ठीक, कहाँ पे गए, दक्षिण एशिया में। तो भारत में मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या क्या है, 2019 में 23% से घटकर 2021 में 9% रह गई। लेकिन ये मंत्रिमंडल की बात हो रही है गाइस, पूरे संसद की हम बात नहीं कर रहे हैं, एमपी सारे एमपीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्री परिषद है ना हम उसकी बात करें। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, तो विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यानी कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वैश्विक नवाचार नीति केंद्र
द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कब से स्टार्ट हो गया है ये 2012 से। तो लिखा है इस सूचकांक में जो है 50 विभिन्न संकेतों के आधार पर 53 देशों को बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है और उपरोक्त 50 संकेतकों के 9 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया इन संकेतकों को, जैसे कि पेटेंट, फिर कॉपीराइट है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका डिज़ाइन अधिकार है, व्यापार रहस्य, गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा हो गई, आपका आईपी संपत्तियों का व्यवसायीकरण हो गया, प्रवर्तन हो गया, प्रणालीगत दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सदस्यता और अनुसमर्थन। स्मरणीय तथ्य 24 मार्च 2021 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा IIPI 2021 नवा जो है वार्षिक संस्करण है, इसको जारी किया गया। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां। ठीक है, तो जो सूचकांक के विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है और मतलब नवीनतम, ठीक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन यानी कि ग्लोबल GDP के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब टोटल कितनी अर्थव्यवस्था है? 53 और 90% जो आपका GDP का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब पूरे विश्व में। फिर लिखा है विश्व वर्ष 2020 में सूचकांक में भारत को 38.46 अंकों के साथ 40वां स्थान मिला है। तो गैस अर्थव्यवस्था कितनी है आपकी? 53। भारत को स्थान मिला है 40वां। अब लिखा है शीर्ष 5 देशों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो शीर्ष 5 देश में कौन से हैं गैस? इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, देन जर्मनी है, फिर फ्रांस है और जापान है। अब यहीं पे हम जो अंतिम 5 देशों की बात करें तो वेनेजुएला, पाकिस्तान, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड कुवैत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। तो वर्ष गैस ये भी इमेज थोड़ी सी सही नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी मांगते। तो वैसे यहाँ पे लिखा है वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 2012 में। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है और इसमें क्या है? गोलब वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है और साथ ही इस रिपोर्ट को तैयार करने में क्या लिखा है? गैस यहाँ पे लिखा है लॉयड्स रजिस्टर्ड फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए। ठीक है, अब इसमें लिखा वर्ल्ड रिस्क पोल, क्या लिखा है? वर्ल्ड रिस्क पोल के आंकड़ों की भी मदद ली गई है। तो स्मरणीय तथ्यों में देखिए क्या लिखा है? 19 मार्च 2021 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट का नवा संस्करण है और 2021 की ये रिपोर्ट जो है विश्व के लोगों के कल्याण और कोविड-19 के मध्य संबंध पर केंद्रित है और ये जो है 6 कारक हैं इसमें। ठीक है, 6 कारकों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि पर कैपिटा GDP, देन आपका उदारता, भ्रष्टाचार बोध, फिर है स्वस्थ जीव प्रत्याशा, एंड देन जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, फिर है समाज अवलंबन, ठीक है, यानी सोशल सपोर्ट। फिर इसमें लिखा है WHR 2021 में वर्ष 2018 से 20 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 149 देशों को उनकी प्रसन्नता के स्तर के अनुसार रैंक प्रदान की गई है। तो WHR यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2021 में लगातार चौथी बार फिनलैंड जो है आपका फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, 2018, 19, 20, 21 में फिनलैंड को विश्व के प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रथम नंबर दे रखा था। ठीक है, और 2017 में नॉर्वे जो है इस सूची में कब फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, 17 में नॉर्वे था, एंड 18, 19, 20, 21 में आपका फिनलैंड आ गया फर्स्ट नंबर पे। अब लिखा है शीर्ष देश देखें अगर, तो कोई भी एशिया का देश इसमें नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे दुखी देश है गाइस, और अभी तो और भी दुखी हो गया होगा। तो WHR 2021 शार्क देशों की स्थिति देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो 2021 की रैंकिंग भी आगे लिख रखी है। तो उस हिसाब से अगर ये शार्क देश हैं तो सबसे सही इसमें हिसाब किताब किसका है गाइस? ये रहा आपका नेपाल का। सेकंड नंबर पे है मालदीव आता है। थर्ड नंबर पे, मतलब इसमें थर्ड नंबर नहीं है शार्क देशों में। ठीक है, तो 101वीं रैंक के संग बांग्लादेश आता है। फोर्थ नंबर पे आपका 105वीं रैंक के संग लो पाकिस्तान भी हमसे अच्छा है दोस्तों। फिर उसके बाद है आपका श्रीलंका की रैंकिंग आती है 129 पे, और उसके बाद 139 पे आते हैं हम, और हमारे बाद आता है अफगानिस्तान खाली। ठीक है, हमारे एक बाद है बस। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ। तो गाइस, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां नामक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से लेकर 2015
और वर्ष 2016 से 20 के बीच जो है मतलब शस्त्रों के आयात में 33% की कमी दर्ज की गई है। तो गाइस यहाँ लिखा है वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश अगर हम बात करें जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हथियार का, 5 ऐसे बड़े देश, तो अमेरिका आता है फर्स्ट नंबर पे, देन रशिया, देन फ्रांस, एंड फिर जर्मनी आता है, फिर चाइना आता है। ठीक है, अब 2016 से 20 की अवधि में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक जो है अमेरिका का शस्त्र निर्यात जो है सकल विश्व का कितना है आपका 37% ये निर्यात करता है अमेरिका के लिए। तो 2016 से 20 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े आयातक देशों की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है सऊदी अरब, देन हम आते हैं भारत, देन मिस्र है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका है चाइना। तो वैसे आगे क्या लिखा है, संयुक्त रूप से ये 5 देश जो है प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात का 36% आयात करते हैं। तो भारत जो है सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे है, और फिर मतलब आयात करने में दूसरे नंबर पे। तो रशिया जो है मतलब रूस वर्ष 2021 से लेकर 15 और 16 से 20 दोनों अवधि में भारत के सबसे बड़ा जो है हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। यानी कि भारत जो है 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच में हम जो है सबसे ज़्यादा शस्त्र कहाँ से लेते हैं, तो हम लेते हैं रशिया से, यानी रूस से लेते हैं। ठीक है, अब वर्ष 2016-20 के दौरान क्या है आपका वैश्विक हथियार के निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, सिर्फ और सिर्फ कितना है 0.2% है। ये सिर्फ भी नहीं है गाइस, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत विश्व में हथियार का 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, मतलब हम भी निर्यात करते हैं, छोटा मोटा तो कर ही देते हैं। तो भारत से हथियार प्राप्तकर्ता शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं गाइज, मतलब भारत किस किस को करता है, ये तो चुन्नू पुन्नू देशों को ही करता है गाइज, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रैंक लिखी है निर्यातक देश वैश्विक शस्त्र निर्यात में इनका हिस्सा कितना है ये लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है आपका रैंक आयातक देश लिखा है, और कितना आयात करते हैं 2016 से 20 तक का आंकड़ा है ये गाइज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात में देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 37% करता है, रशिया 20% करता है, फ्रांस आपका 8.2% करता है, जर्मनी आपका 5.5, चाइना आपका 5.2। अब आयात कौन कौन कितना कितना करता है, तो ये जो है आपका देखिए, तो यहाँ लिखा है वैश्विक आयात में, मतलब पूरे विश्व में 11% कौन करता है, सऊदी अरब आयात करता है। देन 9.5%, ये भी अच्छा खासा बड़ा आंकड़ा है, भारत आयात करता है। देन 5.8% जो है मिस्र आयात करता है, 5.1% ऑस्ट्रेलिया आयात करता है, एंड देन जो 4.97% कौन करता है, चीन आयात करता है। तो गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूपीपीसीएस विद चौहान फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बचा है गाइस, यहाँ से लेकर अभी हमें आगे का करना है, तो ये वाला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे आगे का। अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, बाकी अभी हमारे बहुत सारे पेजेस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ला के उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।